ये कहानी शुरू होती है कलावती जी के घर से। कलावती जी एक बहुत ही मॉडर्न ख्यालातों वाली औरत थी। उसने अपनी पढ़ाई मुंबई से की थी, जिस कारण उसका रहन सहन भी बड़ा मॉडर्न था। पर कहते हैं ना, भगवान ने जहाँ किस्मत लिख दी है आप वहीं पहुंच जाते हैं। और कलावती का दिल आ जाता है प्योर देसी दिल वाले शुक्ला जी पर, और वो बन जाती है मिसेस शुक्ला। तो चलिए आपको ले चलते हैं शुक्ला परिवार में। सुबह सुबह लिट्टी चोखा मिल जाता तो बात कुछ और ही होते। ना बाबा ना, मैं तो गुलाब जामुन ही खाऊंगी। क्या फायदा गुलाब जामुन खाने का, जब 30 सालों से मीठा खाने के बाद भी आपको मुंह से जहर ही उगलना हो तो। सब सुन लिया मैंने। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मेरी खुराक कम होती जा रही है। यूँ तो हमने लव मैरिज की है, पर आज तक आपने मुझे मेरी पसंद का लिट्टी चोखा नहीं खिलाया। तो कौन सा आपने मुझे कुछ खिला दिया? कितने पसंद है मुझे गोलगप्पे, पराठे, छोले भटूरे। पर मजाल है कि किसी दिन आप रसोई में जाकर मेरे लिए कुछ बना दे। अब तो मन में एक ही इच्छा है, जो 3 रत्नों को पैदा किया है मैंने, उनकी शादी करके ऐसी तिखी तिखी बहुएं लाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। खूबसूरत की खूबसूरत और खाना बनाने में अव्वल। और कलावती अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां तलाशनी शुरू कर देती है। मुझ में और भैया में 2 साल का अंतर है मम्मी। तुम्हें मेरी शादी की क्या जल्दबाजी है? अभी से लड़के देखेंगे तब तेरे मन लायक कोई मिलेगी। नहीं, अभी मत देखो कोई लड़की। वैसे भी मैंने देख रखी है। क्या? कब हुआ ये? तूने हमें बताया भी नहीं। वो मम्मी, वो ना साउथ इंडियन है। रोज तुम्हें इडली डोसा खिलाएगी। सोचो, घर पर ही साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगे तुम्हें। तेरी बातों में दम तो है। फिर ठीक है, तेरे भाइयों के साथ तेरा भी रिश्ता कर देंगे इस बार। और कलावती फिर से अपने बाकी दोनों बेटों के लिए लड़की की तलाश में लग जाती है। साउथ इंडियन का स्वाद तो मिल जाएगा, एक पंजाबी बहू ढूंढ लेती हूँ। और तभी शुक्ला जी को उनके बचपन के दोस्त का कॉल आता है। अरे जय जय श्री कृष्णा शुक्ला भाई, कैसा है तू? सुना है बड़ा नाम कमा लिया तूने। 3 होनहार बेटे, तीनों अच्छा कमाते हैं। अच्छे बीवी बच्चे हो ना तो इंसान को और क्या चाहिए। बस बस भगवान की कृपा है चिराग भाई। वैसे आज कैसे याद किया, कोई खास वजह? मुझे पता चला कि तू अपने बेटों के लिए लड़की देख रहा है। मैं भी ना अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा हूँ। बहुत होनहार बच्ची है, बस एक अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा, तो मिलवा देते हैं दोनों बच्चों को, और अगर दोनों को जचा तो हम दोस्त से रिश्तेदार बन जाएंगे। मैट्रिमोनियल साइट से कलावती परविंदर का रिश्ता अपने दूसरे बेटे निखिल के लिए निकाल लेती है। और एक ही मंडप में कलावती अपने तीनों बेटे करण, प्रेम और निखिल की शादी वत्सला, परविंदर और मिताली से करवा देती है। मंडप में अपने तीनों बेटों को अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ फेरे लेते हुए देख कलावती बहुत खुश होती है। अब आएगा जीने का मजा। तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब उनकी बीवियां बनाएगी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना। सुबह साउथ की इडली खाऊंगी, दोपहर में पंजाबी तड़का और रात को गुजरात के फाफड़े। क्यों गुजराती खाना रात में ही क्यों, सुबह भी तो खा सकती हो। अब दिन भर इतना भारी खाना खाऊंगी तो रात में तो हल्का खाना ही खाना पड़ेगा ना। सब समझती हूँ मैं। आप तो चाहते ही हैं कि इतना अच्छा खा खा कर मेरा पेट खराब हो जाए और लूज मोशन के कारण मैं कुछ खा ही ना पाऊं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या फायदा हुआ तीनों बहुओं को लाने का, मेरा लिट्टी चोखा बनाने वाला तो आया ही नहीं कोई। पर शुक्ला जी की किससे फिक्र। कलावती तो बड़ी खुश थी, आखिरकार उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने वाली बहुएं जो आ गई थी। दरवाजे पर आरती की थाली लिए बैंड वाले के साथ कलावती अपनी तीनों बहुओं का स्वागत करती है। भांगड़ा करते हुए परविंदर अंदर आती है, गरबा करते हुए मिताली और भरतनाट्यम करते हुए वत्सला। ऐसी भी क्या खून में मिलावट करनी थी तुझे कलावती? कम से कम अपनी जात बिरादरी की लड़कियां तो लाती। इतनी ज्यादा मिलावट मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, वो भी अरेंज मैरिज में। अरे भाई, बेटे तेरे लव मैरिज करके अलग जात की लड़कियां ले आती तो समझ में भी आता, पर खुद से कौन सी सास दूसरे जात की बहुएं ले आती है भाई। अभी तो तुझे इसमें बहुत फायदा दिख रहा है कलावती, पर कुछ समय बाद तुझे खुद समझ में आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। जब घर घर कम चिड़िया घर ज्यादा लगने लगेगा।
कलावती तो जैसे अपने कानों में रुई ठूस अपना काम करती जाती है। सारी रस्में अच्छी तरह से पूरी हो जाती है और अब आती है वो घड़ी जिसका कलावती को न जाने कितने जन्मों से इंतजार था। अब बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाएगी तो आपको भी तो खाने मिल ही जाएगा। ऐसे मुंह बनाकर मत बैठिए। तीनों अपने अपने हिसाब से खाना बनाकर लाएगी। मुझे तो लग रहा है कि अब हमें घर बैठे ही रेस्टोरेंट का स्वाद मिलता रहेगा मम्मी। मुझे तो बस कोई 2 रोटी और अचार भी दे दे तो मुझे चल जाएगा। बेबी तुम ज्यादा मेहनत मत करना वरना थक जाओगी। वहाँ तुम्हारी भाभियाँ बाकी काम कर रही है ना, तुम बस चाय बना लो, वो भी चलेगा, है कि नहीं मम्मी? पर चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। किचन से तीनों बहुएं अपने अपने बनाए डिशेस को एक एक प्लेट में लाकर कलावती के सामने रख देती है। कलावती जैसे ही चिवड़ा खाने लगती है, परविंदर कहती है, अरे बेबे मैंने आपके लिए मकई दी रोटी बनाई तो है, कितनी मेहनत की है मैंने सवेरे सवेरे, मुंह विच तो लगाओ। अरे बहू पहले ये मिताली की चिवड़े खा लूं, फिर तेरी रोटियां भी चख लूंगी। आया रामा, फिर मेरा नंबर कब आएगा जी? मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इतनी मेहनत करके मैंने इडली बनाया और तुम उसको लास्ट में खाएगा। अब ये सब बाद में कर लेना, पहले हम चारों को खाना तो परोस दो। हे माता जी, बापूजी आप भूखे ही हैं? मैं तो भूल ही गई थी। ये लीजिए पानी पी लीजिए। खाना तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि खाना तो मैंने बस माता जी के लिए बनाया था। मुझे लगा कि पहली बार खाकर मुझे पास कर दे, फिर सबका बनाऊंगी। हाँ हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मिल गया खाना पापा। हम तो बाहर से मंगवा कर भी खा लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी की प्यारी प्यारी बहुएं उन्हें बाहर भी खाने देंगी। करण अपने भाई और अपने पापा के लिए होटल से खाना ऑर्डर करता है। ऑर्डर किया हुआ खाना आ भी जाता है, पर तब तक भी कलावती की तीनों बहुएं इसी बात पर कलेश करती रहती है कि पहले कलावती किसका बनाया हुआ खाना खाएगी। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भूख लग रही है, सामने इतना अच्छा अच्छा खाना है, फिर भी अब तक एक निवाला भी मेरे मुंह में नहीं गया। हाय रब्बा, मेरे रहते आप भूखी क्यों रहेंगी बेबी? अब खाइए ना मेरी बनाई हुई मक्की दी रोटी। आया रामा, फिर हमारे इडली कौन खाएगा? तुम खाएगा? ये छोकरी तो हाँ गांडी हो गई है। माता जी आप इस इडली को छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप जिसकी प्लेट से खा रही थी उसी प्लेट से खा लीजिए, यानी कि मेरे। और वत्सला तुम्हारी इडली का कुछ नहीं होगा, उसे ना मैं खा लूंगी। हो अरे कोई मुझे खाने को दे दो। सुबह से खाने का इंतजार करते करते दोपहर हो गई, बाकी सब खा खा कर चले भी गए। अरे मुझे चक्कर आ रहा है बहू। नहीं नहीं माता जी, हम आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हो हम तीनों एक साथ ही आपको खाना खिला देती हैं बस। और कलावती की तीनों बहुएं अपने अपने प्लेट से एक एक कोर निवाला लेकर कलावती के मुंह में जैसे ही डालने जाती है कि परविंदर बोल पड़ती है, अब एक साथ तीनों निवाले तो बेबी के मुंह में नहीं जा पाएंगे, पहले मैं खिला देती हूँ। ये पहले मैं चिवड़ा खिलाती हूँ। आयो रामा, मेरा इडली सांबर में डूबा हुआ है, कभी भी पिघल कर नीचे गिर जाएगी, पहले मैं खिलाएगी। इतनी जल्दबाजी में मक्के की रोटियां बनाई थी मैंने, रोटियों का सारा कुरकुरापन ही खत्म हो जाएगा, फिर बाद में मैं नहीं खिलाऊंगी। जिंदगी में जिसने कभी खाना ना बनाया हो वो आपके लिए इतनी मेहनत करके रोटियां बना कर लाए, फिर भी आपको कदर नहीं है बेबे। ऐसा कौन करता है? बच्चे तो सो। ये कहाँ फंस गई मैं, ये तो जी का जंजाल है। कोई भी बहाना करके यहाँ से निकल लेती हूँ। अरे बहू, मेरे पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है, मैं जरा बाहर टहल कर आती हूँ, तब तक तुम तीनों मिलकर डिसाइड कर लो कि कौन पहले मुझे अपना खाना खिलाएगा। हर किसी तरह कलावती अपनी बहू के चुंगल से छूटकर ऐसे बाहर भागती है जैसे चूहा बिल्ली के पंजों से निकलकर भागता है। बाजार में कलावती एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करती है। कुछ ही मिनट में वेटर खाना उसके सामने लाकर परोस देता है, जिसे देखकर कलावती को कहीं जाकर चैन आता है। और जैसे ही कलावती फ्राइड राइस एक चम्मच में उठाकर अपने होठों के करीब लाती है कि उसकी तीनों बहुएं अपने अपने खाने की प्लेट्स लेकर वहां धमक जाती है। इतना सब मैंने इसलिए बनाया था कि आप बाहर जाकर खाए माँ। फिर हम बहुओं के होने का क्या फायदा? लोग क्या सोचेंगे?
चलिए आप यहाँ से। आया भाभी सही कहती, अम्मा तुम घर चलो। कहीं ये रेस्टोरेंट वाला आपको भड़का कर तो यहाँ नहीं लिया है ना? अभी जाकर इसकी हड्डी पसली एक करूं क्या बेबे? अरे नहीं 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 नहीं, मेरी 3 त्रिदेवियां, रुक जाओ। देखो यहाँ पर ना कुछ इज्जत है मेरी, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम तीनों के साथ घर चलती हूँ बस। और बेचारी कलावती को फिर से अपने बहू के साथ घर लौटना पड़ता है। दोपहर का खाना तो हम लोगों ने 3 बजे मंगवा कर खाया। अब कम से कम शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर दो बहू। अया राम, अम्मा बोल गया, अम्मा जी मैं अभी आपके लिए नारियल पानी बना कर लाती हूँ। ए नहीं हो मैं अभी आपके लिए ना आम पन्ना बना कर लाती हूँ। एक बार जो किसी ने परविंदर के हाथ की लस्सी पी ली ना, फिर उससे तो दारू का भी नशा नहीं चढ़ता। मैं तो यहाँ बिना खाए पिए ही नशे में हूँ। आंखें ऐसी झूम रही है, ऐसी कमजोरी आ रही है शरीर में, लग रहा है ज्यादा देर तक और भूखे नहीं रह पाऊंगी मैं। समझ गया, लगता है शाम की चाय भी बाहर टपरी पर जाकर ही पीनी पड़ेगी। अच्छा कलावती जी, आप आराम से अपने बहू के हाथ के चाय नाश्ते का लुत्फ उठाइए, तब तक मैं बाहर से आता हूँ। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है और कलावती भूखी की भूखी ही रहती है। फिर भी बड़प्पन दिखाते हुए वो अपनी बहुओं को कहती है, मुझे खिलाने के चक्कर में तुम तीनों भी तो भूखी हो सुबह से, जाओ हाँ कुछ खा लो। ए नहीं मम्मी ने तो इडली खाई ना। अय्या मैंने भी मकई के पराठे खाए जी। और मैंने चिवड़ा। अपने अपने हाथों के बनाए ड्रिंक्स को तीनों चीयर्स करके पीती है, पर कलावती को कुछ भी नसीब नहीं होता। रात को भी शुक्ला जी के साथ उनकी तीनों बेटों को बाहर से खाना मंगवाकर खाना पड़ता है। इससे पहले कि कलावती की तीनों बहुएं फिर से डिनर बनाकर उसे खाने को कहे और इस पर फिर से एक चर्चा हो, कलावती पहले ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को 2 बजे कलावती चुपके से उठती है और किचन की तरफ जाती है। कम से कम 4 रोटी ही खा लेती हूँ, वरना इन तीनों में से कोई भी उठ गई तो मुझे खाना नसीब नहीं होने देगी। अंधेरे में किचन में कलावती जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलती है, एक तरफ से वत्सला का चेहरा बाहर आता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर कलावती डर से चीख उठती है। आया डोंट बी स्कैर्ड अम्मा, इट्स अ मी। आपको भूख लगी ना, अब इडली गा लो। अरे नहीं नहीं, मैं ना यहाँ बस पानी पीने आई थी बहू, तू सो जा, मैं भी जा रही हूँ। अब उठ ही गई हैं तो मेरे हाथ के छोले भटूरे खा लीजिए बेबे, बस अभी बना देती हूँ। ऐसी क्या बात है माँ, मैं क्या आपके लिए कुछ नहीं बना सकती? मुझे बोल दिया होता तो अभी ऊंधियो बना देती। तुम तीनों इतनी अच्छी होती तो आज मुझे सुबह से भूखा नहीं रहना पड़ता। ये खा लो मम्मी जी, वो खा लो मम्मी जी। मम्मी जी जान पर आफत आ गई मेरे, बोलने से क्या होता है, खाने तो दो। खाने के वक्त तो तुम तीनों लड़ने लग जाती हो। भूखे पेट में दवाई भी नहीं ले सकती, जिस कारण मैंने आज शुगर और बीपी की दवाई भी नहीं ली। मेरी फ्रेंड ने ठीक ही कहा था, इतना मिलावट मुझ पर ही भारी पड़ेगा। खाने के लालच में 3 तरह की बहुएं ले आई और खाने को नमक रोटी भी नहीं मिल रही। इससे अच्छा तो मैं शुक्ला जी को लिट्टी चोखा बनाकर खिला देती, तो जरूर वो भी मुझे कुछ ना कुछ बनाकर खिला ही देते। कलावती का रात को खाने का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। वो कमरे में जाकर सो जाती है। बहुत ज्यादा कमजोरी बढ़ जाने के कारण सुबह कलावती उठ नहीं पाती। सुबह 10 बजे जब तक कलावती नहीं होती, सभी उसके कमरे में जमावड़ा लगा लेते हैं और मिलकर उसे उठाने की कोशिश में लग जाते हैं। हो गई शांति, एक दिन नहीं हुआ बहू को आए हुए और सास बिस्तर पर पड़ी है। इसी के कारण ना सभी बहू को बला कहते हैं। एक बार बस होश आ जाए कलावती को तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। और तुम तीनों क्या फर्ज निभाया है? तीनों ने बेटे होने का, बंध गए ना बीवियों के पल्लू में। आया आप ठीक कहता आंटी जी, मेरे को माफ करना अम्मा, इट्स ऑल माय फॉल्ट, प्लीज उठ जाओ। ये क्या शप्पा हो गया? बाबा जी मदद करो, मेरे बेबे को ठीक कर दो बाबा जी। हम तीनों कभी जिद नहीं करेंगे, बेबे को जिसके हाथ के खाने का मन करेगा वो उसी के हाथ का खाएगी। मैं तो भी जाकर अम्बा माँ के आगे जोत जलाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अम्बा माँ कुछ होने नहीं देंगी। अब ये ड्रामा करने का क्या फायदा? ये सब तुम तीनों के कारण हुआ है। अगर मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना,
मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। कम से कम तुमसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी वत्सला। ऐसा क्या खिलाया तुम लोगों ने मम्मी को? बेचारी भूखी भूखी ही बेहोश हो गई। फौरन सभी कलावती को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लगता है इन्होंने अपनी दवाइयां समय पर नहीं ली और बहुत समय तक भूखा रहने के कारण कमजोरी से ये बेहोश हो गई है। पेट में प्रॉपर ना खाना जाने के कारण शरीर में कमजोरी आ गई है। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। नर्स अंदर जाओ, पेशेंट को होश आए तो उन्हें जूस और सूप दे देना। सभी अंदर कैबिन में जाते हैं जहाँ कलावती बिस्तर पर लेटी थी। नर्स के साथ साथ बाकी सभी भी कलावती के कमरे में जाते हैं। उसकी तीनों बहुएं बिस्तर पर उसके सिरहाने खड़ी होकर रोने लगती है। ओहो, अब तो मम्मी जी ये टेस्टी टेस्टी खाना खा ही नहीं पाएगी। इतना अच्छा टेस्ट है खाने का। छोड़ो, मैं ऐसे ही खुद खा लेती हूँ। मिताली को लगता है कि उसके ऐसा कहने से कलावती होश में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, जिससे उसे बहुत अफसोस होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कलावती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करती है। पेशेंट के साइड से हट जाइए, उन्हें होश आ रहा है। कलावती जी लीजिए सूप पीजिए, इससे आप बेटर फील करेंगी। सूप को देखते ही कलावती फट से उठकर बैठ जाती है। चलो कुछ तो नसीब हुआ। वहीं सामने अपनी तीनों बहुओं को देखकर कलावती घबरा जाती है कि कहीं उससे ये सूप भी ना छिन जाए। अम्मा घबराइए मत, हम लोग लड़ेंगे नहीं। वी अंडरस्टूड, हमसे गलती हो गई। इनकी सो बेबे, मैं कभी वैसा फिर ना करूंगी। वैसे सूप जरा सादा नहीं लग रहा, इसमें मेरा गुजराती तड़का होता न तो बात अलग होती हो। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगी। रंजना अब शादी के लायक हो गई है। उसकी माँ मंजू को बस यही चिंता सताए जा रही है कि वो किस तरह उसकी शादी करेगी। एक दिन मंजू के घर उसकी बहन सीमा आती है। आओ आओ सीमा, आओ। कैसी हो? ठीक हो दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। दीदी आप तो बस ये बताओ कि रंजना के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? अरे कहाँ मिला सीमा, गरीबों की बेटियों की शादी इतनी आसानी से कहाँ होती है। दीदी मेरी नज़रों में एक अच्छा परिवार है, अगर आप हाँ करें तो मैं बात करूं? बात करना है तो कर ले, लेकिन मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तू लड़के वालों से बोल कर रखियो ये बात। सीमा लड़के वालों से बात कर लेती है और अगले हफ्ते उन्हें मंजू के घर ले आती है। लड़के की माँ सरिता रंजना को देखते ही पसंद कर लेती है। हम शादी के लिए रजामंद है। आपकी रंजना हमें बहुत पसंद है। क्या मतलब बहन जी आपका? मतलब ये कि आप तो बस शादी की तैयारी करो, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। अब लेकिन बहन जी हम दहेज नहीं दे सकते, इसके बारे में सीमा ने आपको पहले बता तो दिया है ना? हाँ, आपकी बहन ने दहेज के बारे में बता दिया था पहले। आप तो बस शादी की तैयारी शुरू करो सुबह सवेरे। मंजू शादी की तैयारी में लग जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा। बस तू अपना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना। जी माँ, लेकिन माँ। हाँ हाँ बोल बेटा। मेरी सास को ना शेर शायरी करने की आदत है और उनकी आधी बातें तो समझ में नहीं आती। बेटी बस तेरी सास नहीं, तेरे ससुराल में सबको शेर शायरी का शौक है। अब तू भी शायरी पढ़ने और लिखने का शौक पाल ले। कुछ दिनों बाद रंजना की शादी विशाल से हो जाती है। रंजना पहली बार अपने ससुराल में जाती है। रंजना की ननद मानसी उसका स्वागत करते हुए कहती है, हमें पता है भाभी, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। हमारे छोटे से परिवार में स्वागत है आपका। इतने में रंजना के ससुर जी दीनानाथ जी कहते हैं, बेटे इस घर को अपना घर समझना, तुम बस अपने साथ हम सबका भी ख्याल रखना। उनकी बातें सुनकर रंजना सोचती है, लगता है इस घर में सभी मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो हैं। मैं क्या करूंगी इन शायरों के बीच। उसके बाद रंजना और विशाल अपने कमरे में चले जाते हैं। विशाल रंजना को देखकर कहता है, आज से तुम ही मेरे जीवन का गीत हो, अब तुम ही मेरी राधा और तुम ही मेरी प्रीत हो। जी ये राधा और प्रीत कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये तो मैंने तुकबंदी के लिए जोड़ा है। जी किस बंदी के लिए जोड़ा है?
अरे बंदी नहीं, तुकबंदी। मतलब राइम। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। सुनिए, आप मुझसे सीधे सीधे बात कीजिए ना, ये शायरी वायरी मुझे समझ में नहीं आती। विशाल रंजना की बात पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह रंजना की पहली रसोई होती है तो मानसी किचन में आकर सरिता और रंजना को परेशान करने लगती है। सरिता उसे किचन से बाहर जाने के लिए कहती है। नाना किचन में कोई, आज बहू की है पहली रसोई। नहीं करूंगी मैं भाभी को तंग, रहूंगी किचन में उनके संग। बहू आज बनाना ऐसा खाना, हर कोई हो जाए तुम्हारा दीवाना। रंजना को उनकी शायरी सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद रंजना ने खाना बना दिया। सभी ने उसके हाथ का बना खाना खाया तो तारीफों के बोल बांध दिए। बहू अब ना चलेगा कोई बहाना, कल से खाना तुम ही बनाना। नाम है तुम्हारा रंजना, लेकिन तुम हो अन्नपूर्णा। वाह बेटी, तेरी माँ ने तुझे सब कुछ सिखाया है। तेरी माँ को करती हूँ मैं नमन, मेरी बहू है सर्वगुण संपन्न। रंजना बहुत देर तक जब ये बातें सुनती रही तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार वो बोल ही पड़ी। आप लोग हमेशा इस तरह से क्यों बात करते हो? सिंपल हिंदी में बात नहीं कर सकते क्या? रंजना की बात सुनकर मानसी बोलती है। हम हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं भाभी, आपको क्या लग रहा है? ये आप सब गा गा कर बात करती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और सच कहूँ तो बहुत सारी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। ओहो भाभी, सिंपल हिंदी में ऐसे ही बातें की जाती है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में नहीं आती है? इस तरह मानसी और रंजना में बहस शुरू हो जाती है। दीनानाथ दोनों को चुप कराते हुए कहते हैं। घर की शांति मत करो भंग। मानसी, तुम अपनी भाभी को मत करो तंग। पापा आप मत बोलो भाभी की तरफ से, अब मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। मानसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। फिर सरिता अपनी बहू से कहती है। मानसी का गर्म है थोड़ा मिजाज, अब मत करना कोई उससे सवाल जवाब। हम समझा देंगे अपनी बेटी को। विशाल, तुम नेक तो दे दो बहू को। विशाल जेब में से एक अंगूठी निकाल कर रंजना को देता हुआ कहता है। जिस तरह से नग ने बढ़ाई है इस अंगूठी की शान, तुम भी इसी तरह से बढ़ाना मेरे परिवार का मान। सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और रंजना अपनी माँ को फोन करके कहती है। माँ, आपने मेरी शादी कहाँ करवा दी? क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ, यहाँ पर मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे बेटा, ऐसी क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं माँ, लेकिन सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। आज मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मेरी ननद मुझसे बहुत लड़ी। बताओ माँ, भला ये क्या बात हुई? बेटा, तेरी ननद तो बहुत अच्छी है, तुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। माँ, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि हिंदी में बात किया करो। बेटा, वो हिंदी में ही तो बात करते हैं, बस बात करने का तरीका हमसे अच्छा है। भला इसमें क्या अच्छा है? हर समय कविता शेर शायरी बोलते रहो, भला ये भी कोई बात है? बेटा, तुझे नहीं पता, इस तरह बात करने से तनाव कम होता है और घर में खुशियां आती है। रंजना ने माँ से बात करके फोन रख दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। रंजना को अपने ससुराल वालों की ये आदत अच्छी नहीं लगती थी, जिस वजह से वो हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती थी। एक दिन रंजना के घर पर उसकी माँ और मौसी आई। माँ, मौसी जी, आप दोनों एक साथ? लेकिन आप दोनों को क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं रंजना, मैंने अपनी बेटी सुधा की शादी जिस घर में की थी, वो लोग तो बहुत बेकार निकले। उसे हमेशा दहेज लाने के लिए मजबूर करते हैं। अरे आज तो उसे बहुत मारा पीटा। मैं और तेरी माँ उसे लेने जा रहे हैं। हाँ मौसी, आप सुधा को ले आइए, वहाँ उसका रहना ठीक नहीं। और आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। तीनों सुधा के ससुराल उसे लेने जाते हैं। उसके बाद मंजू अपनी बेटी को समझाती है। रंजना बेटा, देखा तूने, सुधा के ससुराल वाले कितने बुरे लोग हैं, और तू हमेशा अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। वो तो हमेशा हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तुझे उनकी कद्र करनी चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आगे से मैं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी।
और कोशिश करूंगी कि उन्हें शिकायत का मौका ना दूं। सुधा की हालत देखकर और माँ की इस तरह समझाने पर रंजना समझ जाती है। वो अपने घर आ जाती है। उसके सभी ससुराल वाले आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब वो सबसे पूछती है, शाम की चाय सबने पी ली जनाब, अब ये भी बता दीजिए रात के खाने में क्या खाएंगे आप। सब रंजना को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी विशाल उससे कहता है, हैरान हूं मैं, अब नींद नहीं आएगी। पता नहीं था मुझे रंजना शायरी सुनाएगी। आज से करूंगी मैं सभी से ऐसी ही बात, अब करना आप सब शायरी में मुझसे दो दो हाथ। फिर रंजना अपनी ननद से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दो मानसी, मैंने तुम्हें नहीं जाना। तुम ननद नहीं हो, बहन हो, मैंने ना पहचाना। आप बड़ी हो और बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके मुंह से शायरी के बोल सच्चे नहीं लगते। ये सुनकर परिवार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मानसी को मेरी शायरी पसंद नहीं आई, ये सच है या फसाना? मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी शायरी कैसी लगी? आप ही मुझे कमेंट करके बताना।